ए बी सी ए व्यापार में 47,000 पूंजी का निवेश की, कितने हजार का? 47,000 का। यदि ए ने बी से 7,000 अधिक और बी ने सी से 5,000 अधिक निवेश किया, ए ने बी से 7,000 अधिक, बी ने सी से 5,000 अधिक निवेश किया, तो ज्ञात करें कि 4,700 के कुल लाभ में सी का हिस्सा क्या होगा? मतलब 4700 के कुल लाभ में 4700 के कुल लाभ में सी का हिस्सा क्या होगा? निकालिए, कोई डाउट है बताइए। 4700 के कुल लाभ में सी का हिस्सा क्या होगा? वो 47,000 पूरा नाम था। हो गया? कैसे आया? हम्म हम्म सबसे पहले इस चीज सबके अलग अलग अमाउंट निकाल लो। कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिए बेटा, मैं करके बता दूं। क्या आंसर में नहीं है? आंसर बहुत छोटे छोटे हैं। आंसर में 12,000 है, सॉरी 1200 है, 4500 है, 1,000 है, इस तरह है। चलिए ध्यान दीजिए बेटा, क्वेश्चन समझिए। ए बी सी 1100 ऑप्शन में नहीं है। ए बी और सी तीनों मिलकर जो रुपए देते हैं वो 47,000 रुपए देते हैं। ठीक है, पूंजी निवेश की। ए ने बी से 7,000 अधिक, बी से 7,000 अधिक, बी ने सी से 5,000 अधिक, ठीक है, निवेश किए। अब कॉमन सेंस लगाओ, क्या हो, कोई दिक्कत है क्या? अब बी का उठा के इनके पास रखो, बी का उठा के इनके पास रखो तो सी से कितना हो जाएगा? अब देखो बी जो है सी से 5,000 अधिक है, तो ए बी से 7,000 अधिक है, तो ए सी से कितना हो जाएगा? 7 5 12,000 अधिक हो जाएगा। नहीं क्लियर है क्या ये बात? क्लियर ना? ये बात क्लियर हो गई? ठीक है। अब मेरे पास ए और बी की वैल्यू पता लगी इन टर्म ऑफ सी, तो इसमें उठा के रखेंगे तो कितने सी हो जाएंगे? 1 और 2,
और 3, 3 सी हो जाएगा प्लस, जोड़ो जरा, 12 5 कितने होते बेटा, 12 5 17, तो 17,000 हो जाएगा। 17,000 बराबर कितना है, 47,000। तो 47,000 में 17,000 माइनस करो, 30,000 आएगा, और 3 से डिवाइड कर दो, तो सी ने कितना निवेश किया होगा, 10,000 निवेश किया। सी ने 10,000 निवेश किया, और बी कितना हो जाएगा, 22,000, 22,000 हो जाएगा। और बी ने कितना किया, 15,000, बी ने 15,000 कर दिया। अब हम ए और बी और सी का सभी का अमाउंट पता चल चुका है। ए का अमाउंट आ गया बेटा 22,000 आ गया, बी का अमाउंट आ गया बेटा 15,000 आ गया, और सी का अमाउंट बेटा आपका आ गया 10,000 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 3 जीरो 3 जीरो आपका सीधे से कैंसिल हो रहा है। कैंसिल अब होगा नहीं, तो रेशियो क्या है, 22:15:10। कुल जोड़ लेंगे बेटा इनको, कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। ठीक है, अगर मुझे ए का लाभ चाहिए, ए का लाभ, मुझे किसका लाभ चाहिए क्वेश्चन में, सी का, मुझे चाहिए सी का लाभ, सी का लाभ। तो बराबर आपको पता है कुल, तो कुल लाभ कितना था बेटा 4700, और बेटे इसमें क्या हो जाएगा 47, और ऊपर कितना आएगा, सी के हिस्से में कितना आया 10, कर लो 47 के 47 0 0, कितना आ जाएगा 1,000 आपका आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा 1,000। कम समझ में आएगा, कम आया, कहाँ पे, देखो क्वेश्चन ने क्या कहा, क्वेश्चन सिंपल कह रहा है कि ए बी और टी, अगर तीनों को मिला देंगे 47,000 रुपए बनते हैं। ठीक है, ए ने बी से 7,000 अधिक किया, ए ने बी से, मतलब ए के पास ज्यादा है 7,000, कितना, बी से, तो बी में अगर 7,000 जोड़ेंगे तभी तो ए के बराबर जाएगा। बी ने सी से 5,000 अधिक किया, तो सी प्लस 5,000 हुआ। ठीक है, अगर ए ने सी से कितना सोचा जाए, तो बी ऑलरेडी इससे 5,000 अधिक है, और ये इससे 7,000 है, तो कुल मिला 7 5 कितना हुआ 12,000, तो ए सी से 12,000 अधिक होगा। क्लियर नहीं क्लियर, अगर सी से 12,000 रुपए अधिक है, कॉमन सेंस वाली बात है, मुझे ए का वैल्यू इन टर्म ऑफ सी पता चला, बी के वैल्यू इन टर्म ऑफ सी चला, अब ए और बी दोनों की वैल्यू उठाएंगे, इसमें रखेंगे, ए के जगह पे ये रखेंगे, बी के जगह पे ये रखेंगे, जोड़ोगे तो सी और सी ऑलरेडी है, 1 2 3, तो 3 सी हो गया। 12,000 इधर है, 5,000 इधर, 12 5 कितने हो गए 17,000, बराबर कितना है 47,000, प्लस के उधर गए माइनस में, 47,000 में 17,000 माइनस कर देंगे, हो गया 10,000। 10,000 कैसे आया, 30,000 बना, 30 में 3 से डिवाइड भी करा देंगे, 10,000 आ जाएगा। क्लियर डाउट, क्लियर। अब ये 10,000 जो हमारे पास अमाउंट आया है, इसमें उठा के रखेंगे तो मुझे ए का पता चल जाएगा, इसमें उठा के रखेंगे तो मुझे बी का पता चल जाएगा। सभी को मुझे अमाउंट पता चल गया, रेशियो निकाल लेंगे, बाकी करना आता ही है। हो जाएगा, हो जाएगा सभी का। रख कर दिया, कितना अमाउंट था बेटा, 52,000 अमाउंट था। बी का कितना अमाउंट था बेटा 39,000 है ना। ठीक है, ए का हो गया 52,000, बी का हो गया 39,000। बी जो आया है वो 4 महीने बाद है, इसलिए 8 महीने हो गए, इनके पास कितने हो गए 12 महीने हो गए। रेशियो कितना आ गया, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो रेशियो कितना आ जाएगा 2:1 आ गया। ठीक है, ये बात समझ आ गया। मैंने मान लिया है कुछ देर के लिए कि इनके जो अमाउंट बनेंगे, भाई इसका मान लिया 100 यूनिट मान लिया हमारे पास हो गया, ए का कितना हो गया 100 यूनिट, और बी का कितना हो गया, सॉरी ए का हो गया 200 यूनिट, और बी का कितना हो गया 100 यूनिट हो गया। टोटल कितना हो जाएगा 300 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ आ गई, क्या हुआ, कोई डाउट है क्या? तो ये हो गया 200 यूनिट ए का, इसका हो गया, बी का हो गया 100 यूनिट हो गया। ठीक है, और कुल जो आपका हो गया, कुल हो गया आपका 300 यूनिट हो गया। कितने का, कुल का, कुल कितना परसेंट बोला है 25%। हाँ, ये 75 आ गया। अब आगे ये होगा, और इसको देना ही पड़ेगा, अलग से देना पड़ेगा, तो इसको घटाओगे कितना बचा बेटा, इसका बताओ कितना बचा, 225 यूनिट बचा, है ना। अब 225 यूनिट को बांटना है, 225 यूनिट को बांटना है हमें कितने टुकड़ों में, इसका 2:1 के टुकड़े में बांटना है। तो ए का लाभ बताओ कितना आ जाएगा, 225 का
कितना है 1 आ रहा, 2/1, 2/3, 150 आएगा ना। ठीक है, वेरी गुड। और बी का लाभ निकालो जरा। 75 यूनिट आया। कैसे निकालेंगे? 225 गुणे 1/3, कितना आ जाएगा बेटा? 75 यूनिट आ जाएगा। ठीक है। अब ये क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा है कि जो बी का कुल यूनिट बना, तो ये भी 75, ये भी 75, तो बी को कुल मैंने कितना रुपए दिया था? तो 75 और प्लस 75 दोनों मिलाकर किसके बराबर है? 20,000 के बराबर है। तो 20,000 के बराबर है, तो ये कितना बन गया बेटा? 150 यूनिट बन गया। 150 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 20,000 के बराबर हो जाएगा। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? यानी 0 0 खत्म करके कर दिया, कितना आ जाएगा? इसको कर लो, 20,000/2000/15। मुझे कितने यूनिट का निकालना है? मुझे ए का बताना है। ए कितना आया था? ए का कितना आया था? ए का लाभ आया था 150 यूनिट आया था। 150 यूनिट निकालो, तो 150 यूनिट सीधे आगे 20,000 रुपये से निकालने की जरूरत है क्या है? ठीक है ना बेटा? भाई ए का कितना ही लाभ है? ए का लाभ है 150 यूनिट है। 1 यूनिट का निकालो, 150 मल्टीप्लाई करो, बात तो वही हुई ना। तो सीधे 150 यूनिट का तो निकाला। 150 यूनिट कितना आंसर आएगा? 20,000 रुपये आएगा। इसमें फिर से बताओ, हाँ फिर से बताओ क्या लड़कियों? फिर से एक बार बताएं। देखो कहानी क्या है, सिंपल है कि ये 2:1 के अनुपात में है ना, 2:1 के अनुपात में है। मैंने क्या कहा कि ए को मान लिया 200 यूनिट और बी को मान लिया 100 यूनिट। भाई हमने यूनिट के अकॉर्डिंग एक्स मान लेते हैं, बोलो यहाँ पे यूनिट मान लिया हमने। ठीक है, कुल कितना लाभ हो गया? तो कुल लाभ यहाँ पे हो गया, कुल लाभ हमारे पास कितना मान लिया हमने? 300 यूनिट, है ना। अब 300 में साफ साफ क्वेश्चन बोल रहा है कि इसको तो पहले ही दे दो 25% लाभ का, कुल लाभ का। तो कुल लाभ 300 था, 300 को 25% निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 75। 75 सीधे दे दिया मैंने। अब सीधे दे दिया तो बचा कितना मेरे पास? 225। अब उसको बंटवारा करना है, कितने के अनुपात में बंटवारा करना है? 2:1 के बंटवारा करना है। अब 2:1 के में जब बंटवारा हम करेंगे, समझना मेरी बात को, तो 2:1 में बंटवारा करेंगे इसका, तो ए का लाभ मिला 150 यूनिट और बी का लाभ मिला 75 यूनिट। अब ए को मत इतना ही मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। और बी को मिला 75 यूनिट, लेकिन 75 यूनिट इसको बी को यहां से मिला और 75 यूनिट पहले ही मिल चुका था। टोटल बी को कितना मिला था? 150 यूनिट। तो बी को भी मिला 150 यूनिट और ए को भी मिला 150 यूनिट। तो जाहिर सी बात है 150 यूनिट का वैल्यू कितना है यहाँ पर? 20,000। तो ए को भी इतना ही मिला होगा, 20,000, दोनों बराबर हो गया। क्लियर डाउट? क्लियर है ना? तो बस अब जो कराएंगे वो फाइनल होगा, उसके बाद हम तुम्हें ऑप्शन से क्वेश्चन करना सिखा देंगे। ठीक है, फिर प्रैक्टिस करा देंगे। और हो सकेगा 15 दिसंबर के बाद से एक फ्रेशर बैच चला देंगे। जो नया बच्चा आएगा जीडी के लिए तैयारी कर, किसी भी बैच के लिए तैयारी करना, अगर वो चाहेगा फ्रेशर है हम और हमें अच्छे से पढ़ना है, तो उसके लिए अलग बैच चला देंगे, क्योंकि तुम लोग के लिए भी स्पीड में बैच चलेगी। मतलब थोड़ा प्रैक्टिस कराया जाएगा ना, पेपर के लिए तैयार कराया जाएगा। नहीं तो पेपर के लिए तैयार कैसे बनोगे? ऐसे तो बन नहीं पाओगे बेटा। चैप्टर में पेपर की तैयारी नहीं होती है ना, दिमाग में डाल दो सब लोग। तो उसकी मुझे अलग से तैयारी करानी पड़ेगी। एक पेपर का लेवल देना पड़ेगा, पेपर जिस लेवल में क्वेश्चन पूछता है उस लेवल में तुम्हें पहुंचाना पड़ेगा। उस लेवल की हकीकत तुम्हें दिखानी पड़ेगी कि हाँ इतने नंबर लाने हैं। जैसे यूपीएस तुम्हें जनरल में हो, यूपीएस तुम्हें लाना है सपोज दैट, तो तुम्हें 140 नंबर लाना ही लाना है। 160 160 में कितने? 140। एक बार मॉक टेस्ट दे दो, अब नंबर खुद के आंकलन कर लो, कितना है पीछे वो भी आंकलन कर लो। तुम्हें पता है 100 नंबर आराम से सबके आ जाते हैं। हम बोले 115 तक आ जाते हैं। ठीक है, 115 का सफर 140 पहुंचाने में आंधी आ जाती है, वही असली कहानी है। 115 120 तक अगर नंबर आ रहे हैं तो खुश होने वाली बात नहीं, उतना सभी के आ रहे हैं। ठीक है ना? 120 लेकर, सही बोलो ना? नहीं गलत है। अगर 100 नहीं पहुंच रहा फिर तो तुम मतलब मेरिट लिस्ट के आसपास भी नहीं हो, 120 आने चाहिए कम से कम, लेकिन सिलेक्शन नहीं है ये। लेकिन आएंगे ना, इससे एक चांस बन जाता है कि हाँ अगर हम मेहनत अब 1 महीना और कर लेंगे मन लगा के, तो मेरा 140 पहुंच जाएगा। अगर 140 नंबर कम आ रहे हैं तो फिर मे भी आपका सिलेक्शन हो। 160 में 140 हम पहले बता रहे हैं, और हमारी आंकलन कभी गलत नहीं हुआ, ये बात दिमाग में डाल लो। सूर्य गलत बोल रहा हूं मैं? इन लोग वाई ग्रुप की तैयारी कर रहे थे, जब 135 नंबर हम साफ साफ बोले 40 नीचे मत लेकर आओ, मुंह पे कह दिया था। हमने कहा 40 नीचे मत लेकर आओ, नहीं होगा नहीं। हालांकि प्रांशु ने कहा 37 में हो जाएगा, हमने कहा नहीं होगा।
40 लेकर आओ कम से कम। बोला था नहीं बोला था? साफ साफ मैंने कहा था। वो मेरी देखो भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हुई। 37 से तो कटाप ही उठाए 37.5 से कभी गलत नहीं जाती भाई साहब की बात। जीडी में पिछली बार हमने कह दिया था कि 135 नंबर लेकर आओ, सेफ जोन में रहोगे, तुम्हारा मनचाहा पोस्ट मिलेगा, ठीक है। और हमने ये भी कहा था कि 130 तो प्लस ही कट ऑफ जाएगा। 132 131 गया है आसपास जनरल कट ऑफ, लास्ट फाइनल कट ऑफ सोच लो। शुरुआत वाली ना, नहीं 2 कैटेगरी डिवाइड हो गई थी, 122 भी थी, 118 भी थी, 121 लड़की और लड़का इसके अलग लग रही थी ना, हाँ ऐसे। तो सोचो कहाँ 118 131 कितना डिफरेंस दे दिया फाइनल कट ऑफ, 10-12 नंबर दिया नहीं दिया रेंज। इसलिए मैं बोलता हूं क्योंकि तुम्हें अपने फाइनल प्री में नाम नहीं लाना है, तुम्हें फाइनल में नाम लाना है, और फाइनल में नाम लाने के लिए हमेशा कट ऑफ से 10-12 नंबर ऊपर होने चाहिए, स्वाभाविक है। अब जैसे हेमंत है, हेमंत सेफ जोन में है, अगर हेमंत मेडिकल फिजिकल एग्जाम फिट कर ले अपना और अच्छे से निकाल दे तो गारंटी के साथ इसका सिलेक्शन होगा, इसमें कोई श्योर नहीं, मतलब कोई डाउट ही नहीं है, क्यों डाउट नहीं, क्योंकि 12 नंबर कट ऑफ से ऊपर हो भाई साहब, हर हालत में सिलेक्शन होगा, दौड़ते हुए होगा। अभी 7-8 नंबर ऊपर जाएगा, 7-8 नंबर, तो भी ये सेफ जोन में रहेंगे, इजी वे में उनका हो जाएगा सिलेक्शन। लेकिन बस एक शर्त है, फिजिकल ना गड़बड़ होने पाए वो तो मैं भी नहीं कर सकता उसमें कुछ, मतलब फिजिकल में तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता भाई, दौड़ नहीं निकाल पाए, पुशअप नहीं मार पा रहे, ये नहीं कर पाए, ये सब हमारे हाथ में भी नहीं है। अब वो आए ही नहीं, वो चले गए बेचू। अब उनको पता ही स्कूल के कौन लगी, अब भाई नौकरी लग जाएगी, स्कूल वैसे छोड़ना पड़ेगा, एक महीने के लिए क्या पढ़ना है, लीव ले लो, एप्लीकेशन दे दो, सिलेक्शन हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो पढ़ाई करते रहना अपनी। तो सिलेक्शन लेने में, लीव लेने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो अलग ही महान भाव है, उनको चाहिए कॉलेज। ये हमको लगता है गड़बड़ करेंगे, गड़बड़ करेंगे, क्योंकि इनके फिजिकल वो गड़बड़। घर में रहते तो हमको करा देते, हिरन बना देते, लेकिन हमसे दोबारा मिलने ही नहीं है, हमें भी इतना क्या लगी, तुम्हें नहीं लगी तो हमें क्या लगी। हमारा काम था पेपर निकलवाना, जो कि हम कर चुके हैं, ठीक है। और मैंने ये भी कह दिया था कि इन 3 बच्चों में से एक बच्चे का तो सिलेक्शन इस बार कराऊंगा ही कराऊंगा, वो हो चुका है। सूर्या की लेकिन आशा थी, लेकिन सूर्या गड़बड़ कर चुके हैं, पेपर समय लास्ट में वो गड़बड़ हो गई, बीमार पड़ गए थे। एक क्वेश्चन लिखो बेटा, इस बार SSGD में कम से कम 5 सिलेक्शन दे दो, कम से कम 5 सिलेक्शन दे दो, मजा आ जाए। 140 नंबर लाओ सब लोग, हर टेस्ट में 140 नंबर लाओ, 140 नीचे नहीं आना चाहिए बेटा। तो नहीं आ रहे, किसी के नहीं आ रहे, कोई यार सिलेक्शन लायक तो बनो यार, ऐसे कैसे कम बनेगा। देखो सच्चाई बता रहा हूँ, तो मैं दिल से बता रहा हूँ, अगर तुम यूपी से देख रहे हो और तुम जनरल कैटेगरी में आते हो, ठीक है, तो 140 गांठ बांध लो, इससे नीचे नहीं आने हैं नंबर। अब फाइनल, अभी इनिशियल कटाव तो तुम्हारी बेटा, इनिशियल कटाव तो 127 से 128 में मिल जाएगी, लेकिन तुम्हें चाहिए पोस्ट अच्छी वाली, तुम्हें चाहिए, हाँ तुम्हें चाहिए मनचाही पोस्ट, तुम्हें चाहिए सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन, तो तुम्हें बेटा 140 नंबर लाने, सेफ जोन में रहोगे, 140 16 गारंटी के साथ सेफ जोन में है धर्मेंद्र बेटा, 140 इससे नीचे नहीं। अब पिछली बार प्रांशु वगैरह टेस्ट में किसी बाई चांस 1-2 टेस्ट में पहुंचेंगे, 160 भी एक टेस्ट में पहुंचे थे, 160 में 160 भी पहुंचे हैं, ऐसा नहीं कहेंगे नहीं पहुंचे, एक टेस्ट में 140 145 150 भी पहुंचे हैं, लेकिन जो एवरेज उनका स्कोर था वो 132 से 133 ही था। तो फाइनल स्कोर देखो लास्ट में 132 133 ही आया, उससे नया नहीं जाता है। अगर तुम्हारा जो टेस्ट में एवरेज स्कोर जो रहेगा वही तुम्हारा पेपर भी स्कोर बन जाता है, मोस्टली होता है। जैसे ये लोग देखो कितने स्कोर लाते थे यहाँ पर, 132 133 ऐसे लेकर आते थे, यहाँ 136, अरे हम तुमसे पूछ रहे हैं, 36 37 ऐसे लेकर आते थे ना, एयरफोर्स में पूछ रहा हूँ। अब इनके क्या वहां नया नंबर आ गया है, जितना यहाँ लेकर आते थे एवरेज एंड एवरेज टोटल मार्क्स वही आए होंगे, कितना आया 36 आया, 37 कटावटी तो समझो मेरी बात को, वही आता है माँ, ज्यादा अंतर नहीं आता। तो मैं सोच रहा हूँ वहां चमत्कार हो जाएगा एक ही दोनों में डिफरेंस आता है, तो अपने आकलन कर लो, इससे नीचे आना नहीं है, जुगाड़ कोई है नहीं है। कितने नंबर आए थे टेस्ट में तुम्हारे?
71 इस जीडी में? तुम तो बेटा छत्तीसगढ़ से भी नहीं होगे। छत्तीसगढ़ में भी इस बार कट ऑफ 80 प्लस गई थी। 85 है? हाँ अच्छे ही है। जरा तुम्हारे कितने हैं? नहीं देते। तुम्हारे कितने बेटा? 92। तुम्हारे कितने? 66। तुम्हारे कितने? 51। तुम्हारे? 56। ये सच में अटैक दिलाओगे तुम लोग। तुम्हें क्या करना पता है? कुछ नहीं करना है। गलती किस पोर्शन में ज्यादा हो रही है? मैथ्स में हो रही है, रीजनिंग में हो रही है? मैथ्स में हो रही ना। मैथ्स बताएं तुम लोग, तरीका थोड़ा गड़बड़ है। तरीका क्या है मैं बताता हूँ। जैसे अभी हम चैप्टर वाइज खत्म कर रहे हैं, अब हम तुम्हारे तरीके में बात करने वाले हैं। मैथ्स में जो तरीका है तुम लोग का, चैप्टर वाइज का जो मेंटालिटी है, वो थोड़ी पढ़ने के तरीके वो गलत है। मैं आपको थोड़ा तरीका बता रहा हूँ। जैसे चैप्टर वाइज तुमने पढ़ लिया, ठीक है, फॉर्मूले सारे याद रखो, कॉन्सेप्ट पूरे याद रखो। याद है सभी कॉन्सेप्ट? भूल जाते हो ना, उसको कॉपी में लिखो, रट्टा मार डालो। एक चीज और याद रखना, बिना रटे कुछ करना, कुछ भी नहीं हासिल होगा। तो रट्टा मार मार मार, ये चीज याद रखो कि रट्टा मार, एक ही पोर्शन काम करना है, रट्टा मार। इतना रट्टा मार लो, इतना रट्टा मार लो कि उस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो देखते लगे ये तो ऐसे ही आएगा, इसके अलावा कोई दूसरा जाना ही। हर टाइप को लिखो, नोट्स बना लो। अभी तुम्हारे पास 15 दिन है, जब तक फॉर्म पढ़े तब तक दिन है। नोट्स बनाओ, उसी बीच में उसको क्या कर डालो, रट्टा मार डालो। अब देखो क्या है, प्रैक्टिस तो चैप्टर वाइज में कर ही लेते हो, सभी प्रैक्टिस करते हैं चैप्टर वाइज में, सभी चैप्टर वाइज में अच्छा ही करते हैं, कोई गड़बड़ नहीं करता है। गड़बड़ कहाँ से स्टार्ट होती है? जब तुम फुल करते हो। फुल मतलब पूरी मैथ के एक साथ, गड़बड़ वहीं से होती है। तो उसको तरीका क्या है सही करने का? तरीका ये है कि पहले हम क्या करेंगे, चैप्टर वाइज जो नोट्स बनाई हमने उसको रट्टा मारेंगे, पूरी तरीके से रट्टा मार लेंगे, हर एक टाइप का हमें रट्टा मारा हुआ रहेगा। अब क्या होगा कि टाइप वाइज हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें क्या करनी है, प्रैक्टिस भी मुझे प्रैक्टिस सेट सॉल्व जो करनी है वो टाइप वाइज नहीं करनी है, मतलब चैप्टर वाइज नहीं करनी है, फुल टाइप प्रैक्टिस सेट करनी है, फुल। एक दिन में 3 या 4 मॉक टेस्ट आपको देने हैं। जब मॉक टेस्ट 3 मॉक टेस्ट आप दोगे, एक घंटे 1.5 घंटे मॉक टेस्ट होता है, एक घंटे का 3 मॉक टेस्ट दे दोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना। 3 मॉक टेस्ट तो आप दे लोगे। अब जैसे 3 मॉक टेस्ट आप फुल मॉक टेस्ट दोगे, तो जो मैथ्स के पोर्शन में मान लो आपका प्रतिशत के क्वेश्चन ज्यादा गलत हो रहे हैं, मार्क कर लो। मान लो प्रतिशत क्वेश्चन ज्यादा गलत हो रहे हैं, मेंसुरेशन क्वेश्चन आप उठा ही नहीं पा रहे हो, टिक कर लो कि मुझे 2 पोर्शन हो गया, ये दिक्कत दे रहा है, उनको अलग नोट करो, चैप्टर में उठाओ, एक तरफ से सारे क्वेश्चन लगा डालो। यही है तरीका बेटा, यही हम सबको सिखाते हैं। और सच्चाई है, जितने बच्चे सिलेक्शन भी हुआ ना वो यही फॉलो करते हैं। जो हम बता रहे हैं उसको फॉलो करो, आंख बूंद के, कोई दिक्कत नहीं है, यही तरीका है। अब उसके बाद फिर जैसे अब प्रश्न क्वेश्चन सही होने लगेंगे इसके क्वेश्चन, तो वो तुम्हारे टेस्ट में नंबर बढ़ा देगा। अब तुम्हें कोई दूसरा चैप्टर होगा जो तुम्हें दिक्कत देगा, तो बस उसको पकड़ो, सॉल्व कर डालो। एक एक चैप्टर को मजबूत करना है फिर, और बाकी देना है फुली टेस्ट। समझ नहीं आ रही है? और एक ही उपचार है इसका, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और इनके टाइप वाइज का क्या मान लो, सीधे रट्टा। नहीं हो पाएगा बेटा, ऐसे नहीं हो पाएगा, हम पहले बता रहे हैं। ये तो इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर लो कि सब याद रहे। याद रहने का मतलब क्या, वो भी एक टाइप का रट्टा ही तो हुआ ना, प्रैक्टिस कर करके। और या सीधे रट्टा मार लो। नोट्स बनाई अभी तक? आधी बन गई है, अब बना लेना, पूरे रिवीजन कराएंगे, बना लेना। और जो चैप्टर तुम्हें ना है, चैप्टर वाइज अभी हम अलग जब बैच चलाएंगे उसमें चैप्टर वाइज चलाएंगे। जो चैप्टर ना है उसमें बैठ जाना, उसको सीख लेना, अलग से पढ़ लेना, अलग से कोई डाउट आए ऐसे पूछ लेना मुझसे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिलेक्शन लेने के लिए अभी जितने नंबर तुम्हारे पास आ रहे हैं उसका दुगना लाना है ना। 70 आ रहे हैं ना, 140 लाना है। इसके नीचे लेकर 100 के नीचे नहीं छोड़ो, हम 120 के नीचे आ जाएंगे ना, 130 के नीचे भी आ जाएंगे तो चांस नहीं है। 130 से ऊपर आना है। हम बोले 132 नंबर लेकर आओगे, नॉर्मलाइजेशन के बाद 40 पहुंचाई देगा वो। तो 132 133 भी ला रहे हो तो मतलब ठीक ठाक में हो। नॉर्मलाइजेशन के बाद तुम 140 पहुंच जाओगे, मतलब 140 हमारा कहने मतलब लास्ट फाइनल कट ऑफ होनी चाहिए कि हाँ ये हमारा 140 नंबर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब 130 से टेस्ट में नीचे नंबर आ जाएं, समझ जाना कि अब हम कहीं गड़बड़ कर रहे हैं। जिस पोर्शन में गड़बड़ कर रहे हैं उसको सुधार करना स्टार्ट कर दो, पीछे पड़ जाओ हाथ धोकर। तो ऑफकोर्स काम तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन काम को मैनेज करना भी हमारे हाथ में ना। काम को मैनेज करो, काम को एंजॉय करो, साथ में अपनी पढ़ाई भी करो, क्या दिक्कत है। मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, तो सभी लोग ऐसा करो बेटा, और रट्टा मारो, ठीक है। इसके लिए दूसरा उपचार नहीं। रीजनिंग में कैसे नंबर आते हैं? एक गलत। रीजनिंग पूरे सही होने चाहिए, हम पहले बता रहे हैं। बहुत ज़्यादा तो एक गलत हो रहा है, इससे ज़्यादा एक से ज़्यादा अगर हो रहा है तो मतलब गड़बड़ हो।
पूरे छूट गए थे जीएस, लेकिन उठाओ कम से कम जीएस में पता क्या करना है तुम्हें, बता दो तरकीब। चलो हम तरकीब बताते हैं। अपने पास 4 सेक्शन होते हैं इसके, हिंदी हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ्स और जीके जीएस। नंबर की बात करो, हिंदी कितने नंबर की आती है? 40 नंबर, 40 नंबर, 40 नंबर, 40 नंबर। हिंदी में मोस्टली बच्चे 40 में 40 लाते हैं, ये बात दिमाग में डाल ली। मोस्टली बच्चे, अगर हम जितने हमारे यहाँ जो बच्चे सिलेक्शन जो है उनकी बात करें, जो अभी लड़की ट्रेनिंग में चले उसका क्या नाम है, वो भी 40 में 40 टाप देती थी यहाँ पे। उसके मैथ्स में थोड़े भले कम हो जाए, इसकी जीके और रीजनिंग भी बहुत अच्छी थी, मैथ भी अच्छी थी, लेकिन नंबर के ऊपर नीचे हो जाता था। ठीक है, तो उसके नंबर ओवरऑल प्रांशु ज़्यादा हैं, उसके ओवरऑल नंबर प्रांशु से 1-2 नंबर ज़्यादा ही है। एवरेज बराबर ही है, लगभग आई थिंक 132 कुछ, उनके प्रांशु भी 132 के आसपास है, दोनों लगभग अप्रोक्स ही आसपास है। लेकिन उस शुरुआत में उसकी जरूरत में ज़्यादा थे, नॉर्मलाइजेशन प्रांशु के नंबर ज़्यादा बड़े थे, उसके कम बड़े थे, इसलिए बराबर आ गए थे नंबर। नॉर्मलाइजेशन का तरीका अलग होता है, उसका फॉर्मूला एक दिन बता देंगे, नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है एमएससी में पढ़ा जाता है, सब हम बता देंगे बाद में। हिंदी में 40 में 40 आनी चाहिए, अगर ये नहीं आ रहा है तो ये स्कोरिंग पार्ट है, अगर ये नहीं आ रहा है तो गड़बड़ है। बहुत ज्यादा तो हम इसको 38 गिन सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं गिन सकते, मतलब एक क्वेश्चन गलत कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं, गलत का मतलब छोड़ सकते हो, इससे ज्यादा नहीं छोड़ना है। रीजनिंग में 40 में कम से कम 38 हम गिन सकते हैं, इससे कम ला रहे हो गड़बड़ है। ठीक है, मैथ्स में हम 40 में वैसे 40 में यही तो स्कोरिंग पार्ट है, इसको तुम छोड़ नहीं सकते हो यार, देखो जो बात तो साफ बात है, क्योंकि जीके को तुम भूल जाओ तुम 40 में कुछ ला पाओगे। हम मानते हैं जीके में अगर कितने क्वेश्चन होते हैं, 20 क्वेश्चन होते तो इसमें तुम 13 10 उठा पाओ, 10 से अगर 15 के बीच में तुम उठा पा रहे हो, मतलब बहुत अच्छे क्वेश्चन उठा ले गए। मेरी बात समझ पा रहे हो? इससे नीचे उठा पा रहे हो ना तो गड़बड़, मतलब 30 नंबर तुम्हें इससे लाने हैं कि 20 से 30 नंबर के बीच में तुम्हें इससे आएंगे, तो यही तुम्हारा नंबर कट, यही, क्योंकि यहां अगर तुम गड़बड़ कर रहे हो तो यहां तो तुम जीवन में कभी नंबर नहीं ला सकते हो। क्यों? यहां तो बेटा किस्मत की बात होती है, पढ़ा पढ़ा एकदम फंस गया, रट्टा मारा मराया, जैसे आराम उड़ा दोगे सारे क्वेश्चन, ना पढ़ा पढ़ा फंसा, तो अच्छे अच्छे टीचर इसमें मिल जाते हैं ना। अब अगर हम इसकी बात करें मैथ्स की, तो 40 में से बहुत कम किए तो 36, इससे मैथ में कम नहीं होनी चाहिए, इससे कम नहीं, 2 क्वेश्चन बहुत ज्यादा गलत को, बस इससे ज्यादा नहीं, 2 क्वेश्चन छोड़ सकते, इससे ज्यादा नहीं छोड़ सकते हो, इससे ज्यादा छोड़े। अब देखो टोटल काउंट करो, अब जरा, अब इसका 20 नंबर काउंट करो, इसका काउंट करो, कितना होता है, कितना होता है 142। क्या मेरा रेशियो गलत है 140 का? तब 140 142 नंबर आएंगे। अब समझो, इससे कम नंबर नहीं लाना है। और सिलेक्शन सच बताऊं तो जो सिलेक्शन लाते हैं, जितने अभी तुम ऐसे बच्चे हो, मतलब सभी नहीं पढ़ रहे हो, नहीं, इसी में ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं कि जो सच में इधर 40 में 40 टाप देते हैं, इधर 40 में 40 टाप देते हैं, तब जाके कहीं वो एन एवरेज 40 से 42 नंबर ला पाते हैं। तो तुम्हें क्या करनी है, हिंदी अपनी इतनी अच्छी कर लेंगे, हिंदी में कोई डाउट ना रहे, रीजनिंग और मैथ इनको एकदम जड़ से मजबूत करो। जीके में अगर थोड़ा बहुत इधर उधर कम भी ज्यादा हुआ तो चल जाएगा, और अगर जीके भी तुम्हारा गड़बड़ है, पता चला हिंदी भी तुम्हारा गड़बड़ है, मैथ भी गड़बड़ है, तो पेपर तो बेटा तुम बस देखने जाओगे, बाकी सिक्योरिटी के साथ तुम्हें पहले ही कंफर्म होगा कि निकलेगा तो नहीं। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, रट्टा मारना स्टार्ट कर दो, दिन में कम से कम नहीं तो 5 घंटे रट्टा मारो। हाँ मारते हैं, अब प्रांशु रात रात भर रट्टा मारते थे, तब जाके वो मैगजीन पूरी याद कर पाए थे, पूरी मैगजीन उसके करंट अफेयर कभी फंसा नहीं था एक भी, तो ऐसा होता है ना। तो कहानी अगर पूरी रात रट्टा मारते थे बैठ के, आवाजें हमारे कान तक आती थी, पूरी रात रट्टा मारे थे लगातार 25 दिन, तब जाके वहां पे कुछ अच्छा कर पाए थे ना। समझ में आ रही बात? तो रट्टा तो मारना पड़ेगा बेटा अगर सिलेक्शन लेना है तो लगभग 5 घंटे तुम्हें रट्टा मारना है। ठीक है, 3 मॉक टेस्ट दोगे, 3 घंटे ये निकाल लो, 2 घंटे एनालिसिस निकाल लो, 5 3 2 5, लगभग 10 घंटे की पढ़ाई तुम्हें रेगुलर करनी है। 1 महीना तुम्हें 10 घंटे की पढ़ाई रेगुलर करनी है, सिलेक्शन तब होगा। और इससे ज्यादा के बच्चे पढ़ाई करते हैं, सच्चाई तो इससे ज्यादा बच्चे पढ़ाई करते हैं। अभी देखना एक टाइम आएगा, अभी देख लेना, इससे ज्यादा बच्चे पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तुम अपने साथी जो तैयारी करें उनसे भी ले लो, हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हम देना नहीं चाहते हैं, एग्जाम्पल तो हमारे पास बहुत सारे हैं। जो सिलेक्शन पाए हैं उनसे चाहो तो कॉल करके बात कर लो कि भैया आप कितने घंटे एग्जाम पीरियड में पढ़े होगे, तो बताएंगे आपको, तब जाके उनको सिलेक्शन मिला है। जीडी वगैरह में कंपटीशन टफ है बेटा, एसएससी वाले बच्चे भी कुछ जाते हैं, ठीक है ना। इसलिए क्या लगता है इतना हो पाएगा? करना पड़ेगा। और जो बीए भी होता है ना उसको साइड कर लिया करो,
क्योंकि ये साइड है बेटा, ये तो बीए के बाद भी तुम तैयारी करोगे, ये साइड कर लिया करो, इससे कोई मतलब नहीं। यहाँ बीएससी साइड करे बड़े बच्चे तो बीए के बाद कर रहे ठीक है, समझ आई बात। इससे कम नंबर आ रहे हैं जो हमने लिखा है रेशियो, तो बेटा करते हैं इतना तुम्हें पहुंचाना है मैथ्स में, इतना तुम्हें मैथ्स में पहुंचाना है, इतना तुम्हें रीजनिंग पहुंचाना है, इतना कम से कम का लिखा है, ज्यादा पहुंचा पाओ तो बहुत अच्छी बात, 40 में 40 रख लेना इनको, कोई दिक्कत नहीं है। तुम कितने नंबर लाते हो टेस्ट में 52 सोचो, लेकिन तुम्हारा जो कैटेगरी है ना उसमें भी तुम ला रहे हो, चाहे जिस कैटेगरी में हो अभी बना रहे हो अपने आप को ना, लेकिन अपने नंबर जो है हमेशा प्लस रखो। जैसे बच्चे छत्तीसगढ़ से डाले थे, सब कुछ बढ़िया सेट कर लिया, रुपया खर्चा कर लिया, लेकिन नंबर ही गड़बड़ लेकर आए, पता चला एग्जाम ही नहीं निकला, तो हिंदी सही करो, है ना, ठीक है। और किसी कोई दिक्कत, बस ये बनाओ। बाकी मैथ्स रीजनिंग में कोई समस्या होगी हम तुम्हारी सॉल्व करेंगे, टेंशन मत लो, लास्ट में एग्जाम लेवल हम ही पकड़ाने वाले हैं, ताबड़ तो दोनों का बेहतरीन लेवल देंगे, लेकिन हिंदी और जीके और ये तुम्हें प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा बेटा, है ना। दीदी तुम्हारी क्या तैयारी चल रही है, बताओ, नहीं चल रही क्या कोई तैयारी, ऐसे इसकी कोई एज ही नहीं हमको लग रहा है, एज नहीं है, कितनी एज है तुम्हारी, अभी मतलब लड़कियों की एज मत पूछा करो सर ये सब हाँ एज कितनी है ये चौंक रहा है, कहा 2007 है तो ठीक है, अभी जियो, कुछ दिन खाओ पियो। हाँ तो साथ है तो तैयारी भी करनी है बेटा, है ना, अच्छे से भी कर लोगे तभी तो आगे हो पाएगा, ठीक है। और कोई डाउट बता दें, क्वेश्चन लगा लोगे ना इसके।